नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं अशोक श्रीवास्तव। तो 24 की चुनावी जंग जो है वो धीरे धीरे रंग पकड़ रही है और अब हो रहा है चुनाव प्रचार धुआंधार, जोरदार। पहले राहुल गांधी ने रविवार को बीजेपी और मोदी पर किया था प्रहार, तो अब नरेंद्र मोदी ने किया है पलटवार, जोरदार पलटवार। आपको अच्छी तरह से याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो पलटवार किया, दरअसल राहुल गांधी के उन बयानों पे किया जो उन्होंने रविवार को रामलीला मैदान की विपक्ष की रैली में जो सवाल उठाए थे, जो प्रहार किए थे। रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने कहा था कि दरअसल ये मैच फिक्स है और बीजेपी जीतेगी, अगर संविधान बदलेगी तो देश में आग लग जाएगी, भारत बचेगा नहीं। जिसको लेकर बीजेपी पहले ही चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा चुकी है और राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग में बीजेपी शिकायत कर चुकी है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जोरदार पलटवार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष देश में क्या आग लगाना चाहते हैं, सवाल उठाया। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर परिवारवाद का विषय उठाया और जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब चुनावी सभाओं में, खास करके रामलीला मैदान में जो विपक्ष की रैली हुई, उसके बाद जब अपने प्रचार अभियान में लगातार परिवारवाद पर प्रहार कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि क्या ये इन चुनाव में एक और बड़ा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार के साथ साथ, जिसको लेकर बीजेपी लगातार प्रहार करेगी। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया तो साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज कहा कि ये जो लड़ाई है ये राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद की है। तो क्या 24 की लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद पर आई? इन पर आज चर्चा करेंगे। साथ साथ राहुल गांधी के जो बयान थे जिन पर नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया, उस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि अब जो है वो चुनावी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में थे, उत्तराखंड में थे और अपनी सभाओं में उन्होंने करीब 48 घंटे बाद ही सही, लेकिन राहुल के बयानों पर पलटवार किया। आज दो टूक में इन सब पे चर्चा होगी। इससे पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में कैसे राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? मैं परिवारवादी पार्टियां और उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं और इसलिए
मैं उनके निशाने पर हूं। मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे ऐसे सवाल उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को देश में उजागर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनके भ्रष्टाचार को खोल करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? वो मुझे गालियां देते हैं और यहां तक कह देते हैं, अरे मोदी का कोई परिवार नहीं है, उसको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। तो क्या परिवार है तो आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? वो कुछ भी कहे, मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो परिवारवाद का जो सवाल उठा रहे हैं ना, और वो जनता के बीच जाकर ये पूछ भी रहे हैं कि ऐसे सवाल उठाने नहीं चाहिए, तो उसके पीछे एक लॉजिक भी है। और वो लॉजिक विपक्ष की रामलीला मैदान में जो रैली हुई, उस रैली से समझा जा सकता है। हालांकि परिवारवाद और परिवारवादी नेता हर पॉलिटिकल पार्टी में इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बीजेपी में भी हैं। लेकिन होता क्या है कि विपक्ष का पूरा जो जमघट लगा था रामलीला मैदान में, जरा उस जमघट को देखिए। विपक्ष के इस पूरे जमघट में जो तमाम नेता आपको दिखाई देंगे, वो आपको 90% नेता वो हैं जो परिवारवादी नेता। देखिए, सोनिया गांधी इसमें दिखाई दी, जो राजीव गांधी की पत्नी है। सबकी पहचान क्या जरा देखिएगा। सोनिया गांधी इसमें दिखाई दी, राजीव गांधी की पत्नी है। इसमें आपको दिखाई दी सुनीता केजरीवाल। कौन है वो? अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। तो इस तरह से आप देखिए, पूरे मंच पर आपको जो परिवारवादी नेता, उनका जमघट दिखाई देगा। हेमंत सोरेन की पत्नी भी आपको दिखाई देंगी। कौन है ये? हेमंत सोरेन की पत्नी है, जो आपको यहां साड़ी में दिखाई दे रही हैं। और राहुल गांधी है। राहुल गांधी कौन है? राजीव गांधी के पुत्र हैं। एक एक करके जरा चेहरा घुमाकर और पूरे मंच पर आप देखिएगा, आपको ऐसा जमघट दिखाई देगा। आप देखिए, तेजस्वी यादव वहां दिखाई दिए, लालू यादव के पुत्र हैं। ये इस तरह से सारे नेता जो हैं, वो कहीं ना कहीं किसी बड़े बाप के बेटे हैं। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव देखिए, वो भी आपको दिखाई देंगे। तो इस पूरे चित्र में आपको परिवारवादी नेताओं की फौज दिखाई देगी। बाला साहब ठाकरे के बेटे जो हैं, वो उद्धव ठाकरे इसमें आपको दिखाई देंगे। उद्धव ठाकरे हैं बाला साहब ठाकरे के बेटे, वो आपको दिखाई देंगे। करुणानिधि के बेटे स्टालिन, जो एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? करुणानिधि के बेटे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, एक एक करके जरा पूरा नजर घुमाइए। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। तो पूरा जमघट जो है नेताओं का, वो परिवार से आया। शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला, हालांकि फारूक अब्दुल्ला के बेटे इसमें नहीं दिखाई दे रहे, वो भी थे उमर अब्दुल्ला, लेकिन पूरा आपको परिवार की जो फौज है यहां पे दिखाई देगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जो है, वो भी आपको यहां पर दिखाई देंगी। महबूबा मुफ्ती, वो भी इस मंच पर थी। और इस तरह से इस पूरे मंच पे, और मेरे जो ग्राफिक बनाए, उन्होंने एक चेहरा मिस कर दिया। अगर नहीं मिस कर दिया तो मैं आपको बता दूं, इसमें प्रियंका वाड्रा भी हैं। वो कौन है? राहुल गांधी की, वो राजीव गांधी की बेटी हैं। राहुल गांधी की वो बहन है, सोनिया गांधी की बेटी हैं। तो ये पूरा जमघट जो है, वो परिवारवादी राजनेताओं का जमघट था। अब अगर पूरा समूचा विपक्ष जो है, अगर वो परिवारों का जमघट है, तो फिर देश में परिवारवाद की राजनीति पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। वो ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बता दूं, उसके बाद आज की डिबेट को मैं शुरू करूंगा। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है कि एसडीपीआई ने कर्नाटक और केरल में कांग्रेस के समर्थन करने का ऐलान किया है। यह एसडीपीआई दरअसल प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल विंग है। यह एसडीपीआई ने वायनाड लोकसभा सीट पर भी राहुल गांधी के समर्थन का ऐलान किया है। और आपको बता दूं, पीएफआई पर आतंकवादी समूहों के से संबंधों के चलते बैन लगाया गया, जिसका एसडीपीआई पॉलिटिकल विंग है। देश में कई जगह दंगे कराने के आरोप है पीएफआई पर,
और जो एसडीपीआई का पॉलिटिकल विंग जो है, वो जो पीएफआई जो जिसका है, वो पीएफआई वही है जिसने 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की पूरी योजना तैयार की थी, षड्यंत्र तैयार किया था। 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की तैयारी की थी पीएफआई ने, और एसडीपीआई उसकी पॉलिटिकल विंग है। और उस एसडीपीआई ने केरल और कर्नाटक में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि 2022 में कांग्रेस ने ही कर्नाटक में एसडीपीआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। तो आज यह भी सवाल उठता है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, एसडीपीआई और कांग्रेस के बीच ये संबंध क्या कहलाते हैं। 2022 में आप कहते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाओ क्योंकि इसका संबंध सीधा पीएफआई से है, जिसके आतंकवादी कनेक्शन है, और आज उसी एसडीपीआई का आप समर्थन ले रहे हैं। तो यह बड़े सवाल है, और सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि केरल में राहुल गांधी की वायनाड सीट पर भी एसडीपीआई ने समर्थन करने का ऐलान किया। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। चलिए आपको यह भी बता दूं, इस वक्त ये मुद्दा जो है कर्नाटक में, आज अमित शाह थे, अमित शाह ने कर्नाटक में यह मुद्दा अपनी चुनावी सभाओं में भी उठाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से एसडीपीआई का समर्थन ले रही है कांग्रेस, वो देश के लिए अच्छा नहीं है, और यह सीधा सीधा ये अवसरवादी राजनीति है, ये आरोप लगाया है अमित शाह ने। अमित शाह आज कर्नाटक में थे। तो इस तरह से कर्नाटक में जो है एक बड़ा मुद्दा ये बन सकता है। ऐसा लगता है कि विपक्ष के लिए, और सिर्फ कर्नाटक में क्यों बल्कि इसको कहा जा सकता है कि ये मुद्दा पूरे देश में जो है ये मुद्दा बन सकता है। अमित शाह ने क्या कहा, जरा उसको भी सुन लेते हैं जल्दी से। जरा सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। बेंगलुरु में धमाके हो रहे हैं, और दूसरी ओर अभी अभी मुझे खबर मिली कि कर्नाटक में एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अगर ये बात सही है तो कर्नाटक की जनता कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित रह सकती है क्या? तो अमित शाह ने मुद्दा उठाया, गंभीर मसला है, क्योंकि हमने अभी कर्नाटक में देखा था कि कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और कर्नाटक में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। ऐसे में अगर वहां के चुनाव में एसडीपीआई की एंट्री हो रही है तो फिर यह अपने आप में एक खतरनाक जो है ट्रेंड भी हो सकता है, और जिसको लेकर के मुझे लगता है आने वाले दिनों में मुद्दा भी बनेगा। चलिए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहा है, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, सिद्धार्थ यादव। मेरे साथ विजय कौशिक जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक, और मेरे साथ अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत में करता हूं विजय कौशिक जी आपसे। विजय कौशिक जी, मैंने अभी रामलीला मैदान में दिखाया पूरी जो है तस्वीर देखी, उस तस्वीर में तो ढूंढना मुश्किल हो गया था कि कोई तो ऐसा नेता होता, शायद एक का सीताराम येचुरी और डी राजा। हालांकि डी राजा पे भी क्या कहें, डी राजा ने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी सोशल एक्टिविस्ट थी, उनको भी चुनाव में उतार दिया है। तो मतलब कोई नेता वहां पे ढूंढने से नहीं मिल रहा था मंच पर कि कोई तो ऐसा होता जो परिवार का हाथ पकड़ के वहां नहीं पहुंचा होता। अरे देश में क्या प्रतिभाओं की कमी है, नेताओं की कमी है कि आपको सब, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी का बेटा, किसी का पिता, देश में और भी लोग हैं भाई परिवार के अलावा। आप लोगों ने तो पूरा परिवार को ही पार्टी बना दिया। नहीं, जब आप ये दिखा रहे थे मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि क्या अनुराग ठाकुर जी के पिता छोले भटूरे बेचा करते थे, या बांसुरी स्वराज जो कि भाजपा की उम्मीदवार हैं, उनकी माताजी या पिताजी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, या साहिर सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा, उनके पिताजी भी कुछ और किया करते थे, राजनीति में नहीं थे क्या? क्या ये भाजपा का परिवारवाद नहीं है? फिर आप क्यों जो मध्य प्रदेश में जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं उन्हें क्यों लेकर आए? क्योंकि उनके पिता भी राजनीति में ही थे। तो परिवारवाद, जिस परिवारवाद की बात भाजपा करती है, असल में वो परिवारवाद भाजपा में है और वो देश के लिए खतरनाक है, जिसको हमारा परिवारवाद कहा जा रहा है। राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दी, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दी, जवाहरलाल नेहरू मरते दम तक इस देश के लिए समर्पित रहे। तो हमारा जो परिवार है वो देश के लिए कुर्बानी देने का है, और जो भाजपा का परिवारवाद है वो देश को लूटने का है, चाहे वो नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से लूटने का हो, चाहे वो 100 स्मार्ट सिटी के नाम पर लूटने का हो, चाहे आरबीआई के रिजर्व फंड से 2-2 बार पैसे निकालने का हो, चाहे वो क्रिकेट मैच के द्वारा अमित शाह जी के बेटे और दूसरे लोगों की भूमिका के चलते इस देश को लूटने का हो,
चाहे हर मोबाइल में सट्टा बाजार खुलवाकर इस देश के युवाओं को बर्बाद करने का मामला हो, तो ये परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे खतरनाक है, जो देश को रसातल की तरफ ले जा रहा है। क्यों मोदी सरकार ने आज ऑनलाइन सट्टे के ऊपर 28% जीएसटी लगाकर कमाई का धंधा बना लिया, कंपनियों से चंदा भी लिया और देश के युवाओं को बर्बादी के रास्ते पर भी ढकेल दिया? आखिर क्यों मोदी सरकार उन ऐप्स पर रोक नहीं लगा पाई जो देश के युवाओं को मरने पर मजबूर कर रहे हैं? वो कंपनियां जो छोटे छोटे लोन देकर गरीबों को रामलीला मैदान के मंच पर भी बोल दीजिए, वो मुश्किल होगा उनको बोलना। विजय जी जरा रामलीला मैदान के मंच पर बोल दीजिए, थोड़ा वो भी हम लोग सुनना चाहते हैं, देश सुनना चाहता है कि मंच के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। अच्छा सुनिए, मैं अब आपका सुनिए विजय जी एक काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपका, ठीक है? एक काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पिछले 5 साल के अंदर या पिछले 10 साल के अंदर सिर्फ एक काउंटर क्वेश्चन है, उसका अगर सही आपने जवाब दे दिया तो फिर आप जो कहेंगे आपकी वो सारी बातें स्वीकार। सिर्फ एक काउंटर, सुनिए, सिर्फ एक काउंटर क्वेश्चन है, सिर्फ एक काउंटर क्वेश्चन है। पिछले 10 साल में आपने कौन से मंच पर आपने अनुराग ठाकुर और उनके पिताजी को एक मंच पर देखा? पिछले 10 साल में मुझे एक मंच बताइए। ये जो सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी इधर उधर की बात नहीं, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अभी सुनिए मेरी बात, अभी मेरी बात। मैंने आपको रामलीला मैदान का मंच दिखाया, गांधी परिवार के 3 लोग थे एक ही मंच पर, 3 लोग थे, और मैं गिनाना शुरू करूंगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक पीढ़ी तो हो सकती है, समझ में आता है, लेकिन उसी मंच पर बाला साहब ठाकरे परिवार के 2 लोग थे उसी मंच पर, ठीक है? उसी मंच पर अब्दुल्ला परिवार के 2 लोग थे, उसी मंच पर शरद पवार परिवार के 2 लोग थे। अब आप मुझे बता दीजिए, आपने अनुराग ठाकुर से शुरू किया था, तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, पिछले 10 साल में कौन से मंच पर आपने अनुराग ठाकुर और उनके पिताजी धूमल जी को एक मंच पर देखा? जवाब दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक अनुराग ठाकुर के पिता ने स्पष्ट कह रखा है। गलत बात नहीं। आप जानकारी के आधार पर मत बताइए, मेरा सवाल जानकारी के आधार पर मत बताइए। जानकारी सुनिए, मेरी बात सुनिए, विजय कौशिक सुनिए, जानकारी के आधार पर अगर आप कहेंगे तो जानकारी के आधार पर मैं आपको जानकारी दूंगा कि वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चे भी थे मंच पर, तो मैं जानकारी के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अगर जवाब है तो जवाब दीजिए, नहीं तो मैं दूसरे मेहमान के पास जा रहा हूं। मुझे मालूम है, एक मिनट रुकिए, अब मुझे मालूम है इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। इस सवाल का जवाब, इनकी आवाज नीचे कीजिए, मुझे समय वेस्ट नहीं करना, इनकी आवाज नीचे कीजिए, मुझे समय वेस्ट नहीं करना। मैंने बड़ा सीधा सपाट सवाल पूछा था, आपकी जानकारी के आधार पर मेरे पास भी बड़ी जानकारी है। जानकारी मैंने कहा ना, मैं भी ये जानकारी दे सकता हूं कि वहां पे प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बच्चा था और तीन पीढ़ियां थी, 7 पुश्ते थी। मैं ऐसी जानकारी के आधार पर बात नहीं करता, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा और चुनौती देकर पूछता हूं, किसी के पास भी अगर ऐसा कोई वीडियो हो जिसमें एक मंच पर आप पिछले 10 साल में दिखा दें, उसके बाद आप मुझसे बात कीजिएगा, नहीं मिलेगी आपको। नहीं अशोक, और मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, रुकिए, नहीं बिल्कुल नहीं, दूसरी बात बताता हूं आपको, दूसरी बात बताता हूं आपको। लालू यादव का परिवार है राजनीति में, 6 लोग आज उनके परिवार के हैं सदस्य, 6 लोग। कौन? लालू यादव, राबड़ी देवी, उसके बाद कौन? उसके बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और अब रोहिणी, 6 लोग हैं। अखिलेश यादव के परिवार गिनना शुरू करेंगे तो समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि टॉप के जो 20 पद हैं वो परिवार के लोगों को दे रखे हैं, और बीजेपी में नहीं। तर्क से जवाब देंगे, विजय कौशिक तर्क से जवाब देंगे तो जवाब देने दूंगा, नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अगर तर्क से जवाब देंगे तो स्वागत है, नहीं तो मेरे डिबेट में समय किसी का व्यर्थ नहीं करना है। मेरे पास अभी 3 मेहमान और हैं, किसी का समय व्यर्थ नहीं करना है, तर्क से बात करिए, स्वागत है। मैंने आपको बिना रोक टोक बोलने दिया, आपने एक तर्कपूर्ण बात नहीं करी, आपने रामलीला मैदान का एक जवाब नहीं दिया, मैंने आपको 1.5 मिनट तक बेरोक टोक बोलने दिया। और अब मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, अगर हो सुनिए, गूगल कीजिए, मेरे डिबेट में 1 घंटे की डिबेट है, गूगल कीजिए, हो तो मैं आपके पास दूंगा जवाब। गूगल कीजिए, आपको तस्वीर मिले तो आइए डिबेट में। चलिए, सिद्धार्थ यादव, आवाज नीचे कर दीजिए। मैंने कहा मेरी शो में कोई किसी को समय वेस्ट करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा। आजकल ये बड़ा चलन हो गया, जब जवाब नहीं हो तो फिर इधर उधर की बात करो, टाइम वेस्ट करो, प्लीज। और मैं अपने पैनल को भी बोल रहा हूं, जो भी डिबेट में अनावश्यक
डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करे, विषय से भटके, उनकी आवाज माइक बंद कर दीजिए। अगर तर्क से बात करें स्वागत है, पूरा टाइम दूंगा तर्क से बात करने के लिए, लेकिन कुतर्क करने की इजाजत दो टूक में नहीं है। दो टूक बोल रहा हूं मैं। चलिए सिद्धार्थ यादव भाई, उन्होंने आपके नेताओं के नाम गिना दिया, हालांकि मैंने एक जवाब दिया, लेकिन फिर भी सवाल यह कि जब आप परिवारवाद की बात करते हैं तो फिर यह बात ठीक है कि उनकी जो गैलेक्सी है वो परिवारवाद से है, आपकी गैलेक्सी में उस तरह का परिवारवाद नहीं दिखता। लेकिन आपके यहां भी तो नेता परिवार से आते हैं ना, परिवार से आते हैं, और भले ही एक नेता चला जाता है उसके बाद उनके परिवार का दूसरा नेता बच्चा आ जाता है। तो सवाल यह है कि क्या प्रतिभाशाली लोग क्या सिर्फ परिवारों में ही पैदा होते हैं? अशोक जी, मेरे को लगता है कि इस बहस पर इसको अंत करते हुए एक बहुत अच्छा जवाब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश की संसद में दिया था, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी प्रतिबंध नहीं है किसी पर, किसी परिवार के व्यक्ति पे वो राजनीति में आना चाहे, जैसे वो किसी और पेशे में, किसी और सेवा में कहीं और जाना चाहते हैं, ऐसी वो यहां पर भी आ सकते हैं। पर समस्या तो तब हो जाती है जब पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन परिवारों के चंगुल में फंस जाती हैं, जब राजनीतिक जो विचारधारा है वो पीछे रह जाती है और परिवारवाद की जो धारा है वो आगे आ जाती है, समस्या तब होती है। और उसका लेटेस्ट उदाहरण भी हमारे सामने है। देखिए समस्या क्या है, और मैं आपको अपने उदाहरण से भी बताऊंगा अशोक जी। सबसे बड़ी समस्या अभी हमने इस मंच पे देखी, वो बात अलग है कि ठीक है इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मंच जहां पे लगा था, वहीं पर आज इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन का मंच लगा। वो सबसे इतर होकर के मैं एक अलग बात कहता हूं कि आतिशी जी, जो कि लंबे समय से पार्टी में मेहनत भी कर रही हैं, प्रखरता से बात भी रखती हैं और महिला भी हैं, वो सेकंड रो में चली गई, पर भाभी जी फर्स्ट रो में आ गई। सुनीता केजरीवाल जी की ओनली मेरिट है कि अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, और इसीलिए वो सोनिया गांधी जी के साथ बैठी। ये परिवारवाद। और दुखद तो ज्यादा ये है कि आया उनसे जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कहा करते थे, जिनका गुरु अन्ना हजारे था, वो बदल करके अब लालू प्रसाद जी हो गए हैं, पर वो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं। और हमारी ओर, हमारे को भी देखिए, हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन रहे, आप इतिहास निकाल करके देखिए। लाल कृष्ण आडवाणी रहे, वेंकैया नायडू रहे, राजनाथ सिंह जी रहे, गडकरी जी रहे, अमित शाह जी रहे, जेपी नड्डा जी हैं। कौन ये एक परिवार से आते हैं क्या? ये सब लोग अलग अलग विचार से आते हैं। हमारे यहां पर कोई भी व्यक्ति, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, कहीं भी देश भर में काम कर रहा हो, उसके पास ये कॉन्फिडेंस है कि मैं जाकर के इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता हूं, मैं इस पार्टी की पॉलिसी मेकिंग में भी जा सकता हूं। पर ये उदाहरण आपको और जगह नहीं मिलेंगे। आपको और जगह पे लालू जी के बेटे ही आएंगे, फिर मुलायम जी के बेटे ही आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस बहस में बहुत नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी मैं कहता हूं जो इनकी सच्चाई है, वो सच्चाई आज देश के सामने है कि ये जितनी भी पार्टियां उस मंच पे थी अशोक जी, एक ही चीज कॉमन थी, जो इनका एक गठजोड़ है, वो फेविक्विक, उस फेविक्विक की ब्रांड का नाम था परिवारवाद और करप्शन, भ्रष्टाचार। ओके, देखिए मैं एक बात, डीएनए एक है और इसीलिए एक साथ है। ओके, मैं एक ही बात कह रहा हूं, देखिए ये मुद्दा कई बार डिबेट हुआ, दो टूक में हमने कई बार उठाया, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री अगर चुनाव में जाकर ये मुद्दा उठा रहे हैं और जनता से इस पर राय पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर जो है चर्चा इसलिए भी हुई। और दूसरी बात है, मैंने जब रामलीला मैदान का मंच सजा देखा तो फिर ये सवाल मन में जरूर उठा कि ये देश की राजनीति जो है, विपक्ष की राजनीति कहां जा रही। क्योंकि आज विपक्ष जो है, मैं बार बार अपने शो में कहता हूं, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष अपने परिवार पर ही फोकस करेगा, देश पर नहीं फोकस करेगा, राजनीति पर फोकस नहीं करेगा, तो फिर आखिर विपक्ष पनपेगा कैसे? ये सवाल तो है ना। दुष्यंत नागर जी, परिवारवाद पे बहुत डिबेट हुई है, लेकिन क्या ये रामलीला मैदान की मैंने तस्वीर दिखाई, आपको ये तस्वीर देख के कुछ चिंता हुई क्या? नहीं, देखिए परिवारवाद तो भारत में है। अंग्रेजों के समय 584 ऐसे परिवार थे जिनके दम पे अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया। आज वो घटते घटते 350 रह गए हैं। 350 परिवार भारत में ऐसे हैं जो सत्ता में बने रहते हैं, चाहे सरकार किसी की भी रहे। 70 साल में हम 350 पे आ गए हैं। आने वाले समय में लगता है जिस प्रकार से लोगों में परिवर्तन और जागरूकता आ रही है, ये संख्या निरंतर घटेगी। और यूपीए जो अब इंडिया अलायंस है, उसकी हार का एक बड़ा कारण परिवारवादी शक्तियों का गठजोड़ रहा है। ये हमें ईमानदारी और सच्चाई से मान लेनी चाहिए। मैं इसके लिए दुष्यंत जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपको सार्वजनिक रूप से। मुझे लगता है कि ये चीज अगर ये चीज स्वीकार कर लें जो टॉप के नेता है, तो मुझे लगता है बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन वही चीज है, मेरा ये मानना है
कि उदयपुर का जो शिविर हुआ था उसमें इस पे चिंतन मनन हुआ और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये नियम बनाने का प्रयास किया। ये कहा गया कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति राजनीति में रहेगा और संसदीय राजनीति में रहेगा और चुनावी राजनीति में रहेगा। अगर कांग्रेस इसको फॉलो करती है तो कांग्रेस में नए लोग जुड़ेंगे, युवा आएंगे और कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी में भी देख लीजिए, और मैंने तो सुना है और शायद सच ही है कि जो वर्तमान में आरएसएस के प्रमुख हैं उनके पूज्य पिताजी भी संघ से जुड़े हुए रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो आज जो नई पीढ़ी आ रही है तमाम नेताओं के पुत्र। नहीं, संघ से जुड़ा रहना वो तो कोई भी हो सकता है। चलिए, वो तो कोई भी हो सकता है। संघ से जुड़ा रहना, एक अगर विचारधारा से जुड़े हैं तो आप उसी विचार। चलिए, उनका उदाहरण छोड़ देते हैं। संघ प्रमुख के पिताजी संघ प्रमुख नहीं थे, लेकिन बांसुरी स्वराज जी को देख लीजिए। मैं समझता हूं मीनाक्षी लेखी जी एक परफॉर्मर मिनिस्टर थी। G20 के सफल आयोजन में उनकी भूमिका थी, लेकिन क्योंकि स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी की बेटी ने इच्छा जाहिर की टिकट की, तो उनको घर बैठना पड़ा और उनको टिकट मिल गया। आज की डिबेट में एक इंटरेस्टिंग बात यही हुई, अच्छा लग रहा है मुझे आज तो ये दोनों पार्टियों में है। सुनिए सर, मैं क्या कह रहा हूं, सिद्धार्थ यादव जी आज आतिशी जी के लिए जो है उनके दर्द को बयान कर रहे हैं। उनकी बात से सहमत हूं। आप मीनाक्षी जी के दर्द को बयान कर रहे हैं। मैं सहमत हूं। अच्छी बात है, अच्छी बात है साहब। मैं जो हमारे साथी ने कहा है सिद्धार्थ ने, लेकिन मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं भी आतिशी को देखना चाहता था अगली लाइन में। जी, अब आपने एक बात कही, मैं उस पर एक बड़ा सीधा सपाट जवाब। आपने उदयपुर का जिक्र किया कि कांग्रेस की उदयपुर में जो बैठक हो उसमें तय किया गया कि एक परिवार से एक ही हो। सवाल यह है कि जब ऊपर से बदलाव नहीं होगा तो नीचे क्या लोग जबरदस्ती बदलाव कर देंगे? नीचे के त्याग तपस्या करने के लिए नीचे के लोग बैठे हैं, ऊपर के टॉप के लोग, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, दोनों संसद में भी रहेंगे, चुनावी राजनीति में भी रहेंगे, और उसके बाद महासचिव जो है वो बहन बनेंगी, और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा पीछे लाइन लगाकर बैठे हैं। तो फिर क्या ये उदयपुर के प्रस्ताव जो है नीचे के कार्यकर्ताओं के लिए था? गांधी परिवार के इन प्रस्तावों से ऊपर है? अशोक जी, बदलाव में समय लगता है, लेकिन अगर कोई दल, व्यक्ति, संस्था अगर सच्चे मन से संकल्प ले लेती है तो वो परिवर्तन कर लेता है। और मेरा ऐसी आस्था है, मेरा ऐसा मानना है, और जितना मैं श्री राहुल गांधी जी को जानता हूं, निश्चित रूप से अगर उन्होंने संकल्प लिया है और उन्होंने ये बात बढ़ाई है तो वो जरूर इसका पालन करेंगे। और नए लोगों को अवसर देने के लिए एक परिवार से एक व्यक्ति के लिए जो संसदीय राजनीति की बात कही गई थी उदयपुर के शिविर में, वो भविष्य में फलीभूत होती हुई अवश्य दिखाई। मुझे उदयपुर का साल याद नहीं हो रहा, अगर आप साल याद दिला दें, कौन सा साल था उदयपुर का? ये पिछले साल का ही है, आदरणीय खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के उपरांत उदयपुर का संकल्प जो चिंतन है। अवधेश जी, उदयपुर का संकल्प राहुल गांधी ने लिया, लेकिन उस पर अभी अमल नहीं हो रहा। तो दुष्यंत जी कह रहे हैं कुछ समय लग सकता है, तो हो सकता है अगले 2-3 साल में जो है विपक्ष भी सीख ले और कांग्रेस पार्टी भी सीख ले, और परिवारवादी जो हैं वो उनका धीरे धीरे जो है एक परिवार से एक ही व्यक्ति रहे, ऐसी राह पर कांग्रेस चल पड़े, तो अच्छा एक शुभ संकेत होगा। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी तो राहुल गांधी जी लगभग हर भाषण में ऐसा ही क्रांतिकारी भाषण देते थे कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा, इतनी पद उनको देना पड़ेगा, कैसे पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है, योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोका जाता है, मैं इसको में बदलाव करूँगा। हम लोगों ने सुना है, उसके परिणाम क्या हुए। देखिए, पार्टियाँ जिस अवस्था में पहुँच गई हैं, ये परिवारवादी पार्टियां, उसमें क्रांति संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि करना उन्हीं को है जिनके लिए वो बोल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नरेंद्र मोदी जी ने जो उठाया है वो इतना सरल नहीं है। वो उनकी जो पीड़ा है, यद्यपि मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि आने वाले समय में अगर परिवार के बच्चों को उनके भावनात्मक रूप से अगर वो बहुत सक्रिय नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, आप आगे लाएंगे तो भविष्य में भाजपा के सामने ये खतरा नहीं हो, इसके लिए सुरक्षोपाय करने की जरूरत है। आज वहां खतरा नहीं है कि किसी वंश के हाथ में परिवार का नेतृत्व चला जाएगा और किसी परिवार के लिए कोई नीतियां बदलेगी, लेकिन अभी से नरेंद्र मोदी जी जितने शक्तिशाली हैं उसमें इसका सुरक्षोपाय करना चाहिए कि भाई आगे हमारी पार्टी ऐसी नहीं हो। दुष्यंत जी ने अलग बात कही और हमारे मित्र विजय कौशिक जी ने तो रामलीला मैदान के उन चेहरों पर एक बार बोला ही नहीं कि वो चेहरे कौन से थे, क्योंकि वो उसको बोलने का कोई चारा ही नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सवाल उठा रहे हैं, वो ये उठा रहे हैं कि भारत के अंदर अवधेश जी जो नीचे पट्टी बार बार इस रामलीला मैदान पे आ रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ,
तानाशाही हटाओ। तो क्या मतलब पट्टी दरअसल ये होनी चाहिए परिवार बचाओ की, परिवार बचाओ की लड़ाई थी, सारे परिवारवादी जुट गए कि अपना अपना परिवार बचा रहे। इसमें तो कहीं दो राय नहीं है ना भाई, इसमें कहीं सुनीता जी वहां क्यों आई थी? सुनीता जी मनीष सिसोदिया और उस पर तो नहीं आई, कोई महिलाओं का भी जमघट लेके चलो हम महिलाओं का सम्मेलन करते हैं। आपको अगर याद हो तो लालू जी जो है वो अपने बच्चे के लिए आया, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या है, वो तो बिल्कुल एक स्वाभाविक है। लेकिन ये इतना सरल प्रश्न नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं, वो एक व्यापक जो है भारत राष्ट्र के भविष्य और अतीत दोनों से जुड़े हुए प्रश्न है। उनके जो कहने का अर्थ ये होता है कि इस देश के अंदर पूरी क्षमता थी कि ये दुनिया का सिरमौर देश बन सकता था, इसको दुनिया का लीडर बनने की क्षमता थी। इस देश के अंदर पूरी क्षमता थी कि अभी तक हम गरीबी मिटा चुके होते, इस देश को संपूर्ण साक्षर और शैक्षिक बना चुके होते, दुनिया में हम पावर के से लेकर के डिफेंस के एक्सपोर्टर हो गए होते, और आज दुनिया के बड़े बड़े सम्मेलन जो न्यूयॉर्क में, जेनेवा में और बाकी हो रहे हमारे देश में हो रहे होते। लेकिन हमारे यहां की समस्या रही चूंकि पार्टियां वंशवाद में फंस गई है, इसलिए ज्यादा ऊर्जा जो लगी है वो उनको आगे बढ़ाने में, नीतियां उनके अनुसार कह रहे हैं कि भारत अगर विकसित देश अभी तक नहीं है तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा यह भी है क्योंकि देश में परिवारवादी राजनीति होती रही। नहीं, मूल कारण यह है। हाँ, मूल कारण आप कह रहे हैं। उसके लिए नीतियां बनी है, बैंक खाली हुए हैं उनके करने के कारण, पूरी एनर्जी लगी है। एक एक नेता की एनर्जी लगती है अपनी कि इस बेटी को कैसे आगे बढ़ाना है, तो वो नीति में एनर्जी लगाएगा उस दृष्टि से कि यहां बढ़ाएगा। तो ऐसी नीतियां बनाते हैं, उनके मुंह से कुछ बुलवाते हैं, जब वो मांग करते हैं तो उनके अनुसार नीतियां बनती है। तो एक दृष्टिकोण का प्रश्न हो गया है उसमें। दुष्यंत जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। नहीं, देखिए जिस ओर अवधेश जी पूरी डिबेट को ले जा रहे हैं, मैं इनको जवाब ये देना चाहता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री चुनी गई तो वो संसदीय दल के चुनाव के द्वारा चुनी गई, और नेहरू जी के बाद उन्होंने टेक ओवर नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री जी बीच में प्रधानमंत्री थे। इंदिरा जी ने अपने जीते जी कोई राजीव जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, एक ऐसी परिस्थिति आ गई, उनकी असमय दुखद हत्या कर दी गई तो राजीव जी आए। राजीव जी के बाद में कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार से किसी व्यक्ति ने कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे पद पर नहीं आए हैं। तो जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी डिबेट को एक निचोड़ निकाल के देश के सामने रखना चाहते हैं कि यही परिवार जो है जिम्मेवार है परिवार नहीं। मैंने सुनिए, चिदम्बरम साहब ने अपने वित्त मंत्रालय में फोन पर लोन दे दिए और फोन के लोन के कारण बैंक हमारा एनपीए में चला गया। जरा पता करिए कि कैसे 2 लाख करोड़ रुपए का लोन एनपीए था। सर आज 15 लाख करोड़ का है सर। नहीं, ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप? तो बीच में नहीं बोलते हैं। सर मैं आज बोलूंगा। नहीं, अगर आप बड़ा झूठ बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। ये सुनिए ना, 1 मिनट। नहीं, ऐसा इंदिरा जी पर केवल प्रश्न नहीं है, वो भी कैसे प्राइम मिनिस्टर बनी है। जब अर्जुन सिंह जिंदा थे तो जब अर्जुन सिंह पर प्रश्न उठा, उन्होंने ये कहा कि मैंने नेहरू जी से वायदा किया था, उन्होंने कहा था कि मेरी परिवार की रक्षा करना और ध्यान करना, वो वफादारी मैं आज तक निभा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे सब, उस पर मैं नहीं जाता हूं। सवाल इंदिरा जी का नहीं, क्योंकि इंदिरा जी के समय तो नेहरू जी तय कर चुके थे। ये बात तो खुद ही वरिष्ठ पत्रकार जो है उन्होंने अपनी किताब में लिखी, तय कर चुके थे मेरी विरासत मेरी बेटी। बहुत सारी बातें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इंदिरा जी ने तो नेहरू जी की नीतियों को ध्वस्त कर दिया। नेहरू जी चाहते ही नहीं थे कि हमारा देश न्यूक्लियर विपन की ओर जाए, इंदिरा जी ने खत्म कर दिया। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि सिक्किम भारत में मिले, इंदिरा जी ने उसको खत्म कर दिया। इंदिरा जी ने तो सावरकर की, आरएसएस की, जनसंघ की जो अच्छी नीतियां थी उसको अपनाया कि नहीं ये करना है हमको। अगर नेहरू जी होते तो बांग्लादेश में हमारी फौज नहीं जाती। इंदिरा जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। अगर वो नहीं लगाई होती, 2 काम वो नहीं की होती ना, अगर इमरजेंसी नहीं लगाई होती और संजय गांधी को आगे बढ़ाने के कारण जो देश में राजनीति का अपराधीकरण हुआ वो नहीं की होती तो बहुत उनको जाता ही नहीं। इस समय आप उत्तर से दक्षिण पूरा बिहार का नाश क्यों हुआ है? लालू जी के जाने के बाद क्या राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनना था? क्या समाजवाद में मुलायम सिंह के बाद उस नीतियां देखिए ना कैसे बन के इनको ठेके मिले हैं। ये इस परिवार ने ठेके अपने परिवार को नहीं दिए हैं, लेकिन इस परिवार ने एक परंपरा। तो आज जो देश की हालत है, उस देश की हालत इसी कारण है हमारे देश की, उससे ये फाइट है कि अगर भारत को बचाना है, अगर यहां डेमोक्रेसी भी बचानी है, अगर इस देश को वहां ले जाना है
तो आपको दो में से एक को चुनने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की भी कई जो एनडीए के साथी हैं उनमें है, उनसे भी आगे फाइट करनी पड़ेगी। ओके ओके ओके, लेकिन वो ये नहीं है कि देश की नीति बदलवा मैं देंगे। एक ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं एसडीपीआई पर भी आना चाहूंगा, क्योंकि आज की बड़ी खबर है। ये जो डेवलपमेंट है, अभी देर शाम हुआ ये डेवलपमेंट, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है। अगर एसडीपीआई जैसा संगठन जो पीएफआई से सीधा सीधा एफिलेटेड है, अगर वो कांग्रेस को वायनाड में राहुल गांधी को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, तो इसके मायने क्या, इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन मुझे यहां ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। जुड़े रहिए, देखते रहिए 2-2। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। 2-2 आप देख रहे हैं, और 2-2 में आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद की। और ये लड़ाई जो है दरअसल यहां से शुरू हुई जब रामलीला मैदान में, तमाम रामलीला मैदान के मंच पर विपक्ष का जब जमघट सजा, विपक्ष के तमाम नेता है उसमें सभी चेहरे किसी न किसी परिवार से जुड़े थे, और एक ही मंच पर एक ही परिवार के कई सदस्य थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परिवारवाद पर हमला किया, और साथ साथ राहुल गांधी ने जो देश में फिक्स मैच यानी फिक्स चुनाव के बाद आग लगने की बात की, उस पर भी प्रतिवाद किया। लेकिन इस बीच आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो बड़ी डेवलपमेंट ये कि एसडीपीआई जो पीएफआई का जो है पॉलिटिकल विंग है, एसडीपीआई ने कर्नाटक में और साथ साथ केरल में और वायनाड सीट पर भी कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थन का ऐलान कर दिया। इसको लेकर अमित शाह ने भी वहां पर चिंता जताई है, कहा है कि वहां पर बम धमाके हो रहे हैं जो है कर्नाटक में, और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ऐसे में अगर एसडीपीआई की चुनाव में एंट्री होती है तो यह खतरनाक संकेत है। सिद्धार्थ जी से मेरे साथ 4 मेहमान, सिद्धार्थ यादव, विजय कौशिक, दुष्यंत नागर, अवधेश कुमार। सिद्धार्थ जी, क्या आपको लगता है ये कर्नाटक में एक आपको बैठे बैठाए जो है एसडीपीआई ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया? हालांकि एसडीपीआई ने सपोर्ट की बात की है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई रिएक्शन अब तक नहीं आया। अशोक जी, मैं मानता हूं कि ये राजनीतिक विषय से बढ़कर के विषय है, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा और देश के राष्ट्रत्व का विषय है। इस विषय को छोटा नहीं आंका जा सकता। कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा ही है कि कैसे वो देश की विभाजनकारी शक्तियों के साथ हमेशा से हाथ मिला करके रहे। हमेशा से उन्होंने प्रयास किया कि कभी उनके नेता भी बोल देते हैं कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया बट जाना चाहिए, तब भी वो कोई जवाब नहीं देते। उनके साथ के लोग देश में कुछ भी बात बोल सकते हैं, और वो तो भारत तोड़ो वालों के साथ जाकर के बैठते थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले लोगों को पार्टी में शामिल करवा लिया। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, और अब वही देश के सामने भी आ पाया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो एक विंग है उनसे एसोसिएटेड है, उनकी पॉलिटिकल आर्म एसडीपीआई के सपोर्ट के साथ अब कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने वाली है। मैं मानता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये देश को बांटने के लिए, देश की फॉल्ट लाइंस पर, देश की सुरक्षा के विषय के लिए या देश में फूट फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का जो एक सतत प्रयास है, ये उसको बढ़ावा देगा। ओके, विजय कौशिक। और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ अशोक जी भरपूर तरीके से लड़ेगी। हम पॉलिटिकली भी लड़ेंगे, हम देश के बीच में भी उजागर करके लड़ेंगे। ऐसी शक्तियों को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने गेन के लिए पनाह नहीं देनी चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यह हमारा क्लियर मत है। कांग्रेस पार्टी से बाज नहीं आ रही है, दुर्भाग्य। ओके, विजय कौशिक, ये मैं फिर याद दिला रहा हूं दर्शकों को भी, और मुझे लगता है कांग्रेस को भी याद आ जाएगा
ये वही पीएफआई है जिसके डॉक्यूमेंट मिले थे जो 2047 तक भारत को इस्लामी जो है राज्य इस्लामी देश बनाने के लिए उसने पूरा एक खाका तैयार किया था। अब उसका पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। मुझे लगता है अब तक तो कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आ जाना चाहिए था कि हमको ऐसी राष्ट्र विरोधी देश तोड़ने वाली ताकतों का कोई समर्थन नहीं चाहिए, आप अपने घर में रहिए। निश्चित तौर पर आपको इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी हाईकमान द्वारा मिल जाएगा और पूरे देश को मिल जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, कोई घर बैठकर हमें समर्थन देने की बात कर रहा है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार नहीं है। दूसरी बात, जब मोदी जी और अमित शाह जी पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों के साथ में समझौते करते हैं तो वो 56 इंची सीना पूर्वोत्तर के आतंकी संगठन किनका नाम लेकर बताइए। बिल्कुल, किसको आप आतंकी संगठन कह रहे हैं पूर्वोत्तर के? जो वहां के पूर्वोत्तर के आतंकी संगठन है, बाकायदा भारत सरकार की तरफ से डिटेल जारी की गई थी। मैं आपको अखबारों की खबरें भेज दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं टेंशन नहीं। अरे अब आप किसी संगठन, ऐसे कौन सा संगठन है, सुनिए ऐसा कौन सा संगठन है, आप नाम लेके बताइए ना। नहीं सुनिए, अलगाववादी संगठन पूर्वोत्तर में है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्वोत्तर जो है पूर्वोत्तर सालों तक सुलगता रहा, उसमें कोई दो राय नहीं। कुछ संगठनों के साथ सरकार ने शांति के लिए वहां प्रयास किए, लेकिन आप किसी को आतंकवादी संगठन कह रहे हैं तो मुझे हैरानी हो रही है। कमाल की बात है भाई साहब, जो वहां आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेवार थे, अगर उन संगठनों के साथ में अरे एक नाम बताइए सर, करती है। सिद्धार्थ जी की आवाज बंद है, सिद्धार्थ जी की आवाज बंद है। सिद्धार्थ जी आप म्यूट पर हैं शायद। आपको नाम बताइए ना, परिवारवाद पर मैं वही कह रहा हूँ। सुनिए विजय जी हम देखिए, मेरे निवेदन है, आप नाम लेंगे तो मैं स्पेसिफिक बात करूंगा। आप नाम लीजिए, कौन से आतंकी संगठन की बात कर रहे हैं? अलग से बैठ कर लेना, पूरी आतंकवादी जो संगठन थे, कौन सा संगठन, आतंकवाद के आरोप थे, कौन सा संगठन, उनकी पूरी लिस्ट लेकर आपको दे दूंगा। नहीं अभी बताइए ना। अरे बाबा एक संगठन का नाम बताइए जिससे आप बोलेंगे बहुत सीरियस इशू है। मैं आपको दे दूंगा विजय जी, ये अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है। आप बिना नाम लिए देश की सत्तारूढ़ हम पार्टी को आतंकवादियों के साठ गांठ के आरोप लगा रही है। इस प्रकार से नहीं, आप एक राष्ट्रीय चैनल पर हैं, लोग इसको सुन रहे हैं, आपको नाम बताना पड़ेगा। विजय जी मैं फिर कह रहा हूं, विजय जी सोच से मत चलिए, स्पेसिफिक होकर मेरे डिबेट में बात कीजिए। मुझे एक संगठन का नाम बताइए ना। हम सुनिए, आपने एक आरोप लगाया, मैंने सुनिए आपने एक आरोप लगाया, मैं आपसे सीधा कह रहा हूं एक संगठन का नाम बताए, मैं उस पर स्पेसिफिक डिबेट करने को तैयार हूं, लेकिन आप नाम नहीं बताएंगे, कहेंगे मैं आपको कटिंग भेज दूंगा। ऐसा नहीं होता, इस तरह से डिबेट नहीं होती। भूषण जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। परिवारवाद पर बहस थी और मैं उन संगठनों की लिस्ट लेकर नहीं बैठा। नहीं तो अरे तो आपको याद तो होगा ना, तो फिर कोई बात नहीं सुनिए, कोई बात नहीं। मैं आपको एक मिनट मैं आपको 5 मिनट का विश्राम देता हूं, आप ढूंढिए, उसके बाद मैं आता हूं उस पर। भूषण जी रिस्पॉन्ड कीजिए। परिवारवाद पे डिफेंस की, लेकिन अगर मैंने कह दिया एसडीपीआई का कांग्रेस को समर्थन देने का तय करेगी। बोलिए दुष्यंत जी। खुशी में चलाई, महबूबा मुफ्ती के साथ जो सरकार चलाई उन्होंने। महबूबा मुफ्ती और पीडीपी जो है वो आतंकवादी संगठन नहीं है। महबूबा मुफ्ती पीडीपी और पीएफआई में फर्क है, पीडीपी और पीएफआई में फर्क है। और अगर महबूबा मुफ्ती आतंकवादी संगठन की है तो आज वो कांग्रेस के साथ मंच शेयर कर रही है, ये याद रखिए। नहीं सरकार बनाई है कांग्रेस के साथ, नहीं तो अरे सरकार बनाई छोड़िए, सरकार बीजेपी ने बनाई, लेकिन आज वो कांग्रेस के साथ मंच शेयर कर रही हैं। अगर आप पीडीपी को आतंकवादी संगठन मानते हैं तो सर थोड़ा गंभीरता से डिबेट कीजिए प्लीज, मेरा निवेदन है। दुष्यंत नागर। अशोक जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी के वायनाड के विषय में आपने ये बात रखी है, उनके पूज्य स्वर्गवासी पिताजी श्री राजीव गांधी जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान कुर्बान की। उनकी पूजनीय दादी जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान दी। मुझे ऐसा भरोसा है श्री राहुल गांधी और उनका दल किसी प्रतिबंधित संगठन से कभी कोई समर्थन नहीं लेंगे। सर आपकी बात नहीं चल रही है ना दुष्यंत जी, बात आपके कृत्य पुराने दिखा रहे हैं। अगर इतना ही भरोसा था आपको तो भारत तोड़ने वालों के साथ क्यों बिठाया? आप उनका साथ देने चले जाते हैं, जेएनयू वालों के साथ बिठा लिया, उनको पार्टी में शामिल करवा लिया। देखिए मामला कोर्ट में न्यायालय में विचाराधीन है सिद्धार्थ जी, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं और कन्हैया जी को दोषी नहीं ठहराया गया है। बातों में मत फंसाइए आप। कन्हैया जी को दोषी नहीं ठहराया गया है और मैं समझता हूं
एक पढ़े लिखे व्यक्ति है कन्हैया जी, मेहनत कर रहे हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं राजनीति में, उनके परिवार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, हमें उन्हें अवसर देना चाहिए। ओके दुष्यंत जी, मैं एक बात सुनिए, ओके ठीक है, मैं एक बात सिर्फ कन्हैया कुमार जी का जिक्र आ गया, इसलिए सिर्फ एक तथ्य रख रहा हूं, क्योंकि बार बार कन्हैया कुमार का जब नाम आता है तब ये बात उठती है ना कि भाई जेएनयू में नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उसके बचाव में कहा जाता है अदालत में अब तक प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं दुष्यंत जी आपके लिए और देश के तमाम दर्शकों के लिए, ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो कन्हैया कुमार थे, जेएनयू के उस वक्त प्रेसिडेंट, उनके नेतृत्व में हुआ था। जिस चिट्ठी पे दस्तखत हुए थे, मेरी पूरी बात सुनिए, मैं आपको पूरा जानकारी दे रहा हूं, इसको पूरा रिकॉर्ड से निकालिएगा। जिस चिट्ठी पे कन्हैया कुमार जी के दस्तखत थे उसके ऊपर लिखा था कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, कल्चरल इवनिंग। और वो कल्चरल इवनिंग क्या थी? वो एक आतंकवादी जिसने भारत की संसद पर हमला किया था उसकी बरसी मनाने के लिए वो कल्चरल इवनिंग जो है वो उसका आयोजन किया गया था। ये मेरी पुख्ता जानकारी है और मैं प्रमाणों के आधार 5 सेकंड की आप अगर अनुमति दें तो मैं 5 सेकंड बोलना चाहूंगा। सुनिए दुष्यंत जी, उस कागज पे ये भी लिखा था जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु। जुडिशियल किलिंग क्या होता है? माने देश की जुडिशरी ने उनको वो ठीक है, वो बिल्कुल जुडिशियल किलिंग, इसीलिए तो कहा गया कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मैं कोट करना चाहूंगा आपके लद्दाख के सांसद और उनकी धर्मपत्नी के इंटरव्यू को जो एक एडिटर ने संयुक्त रूप से दोनों का लिया है, उसमें उनकी धर्मपत्नी कह रही है कि मैं स्टूडेंट थी और वो जो कार्यक्रम हुआ था उसमें जो लोगों ने विवादित नारे लगाए वो बाहर के लोग थे, उनका जेएनयू से हम कह रहे हैं जो ऑर्गेनाइजर था, आपके परिवार के लोग ही कह रहे हैं साहब हमारी छोड़ दी, जो ऑर्गेनाइजर था जिसने परमिशन जाएगा नहीं, ये लंबा ऐसा है ना, ये तुझको मानने का विषय नहीं। ओके देखिए, किसी एक नाम पर मुझे नहीं जाना है, ठीक है, किसी एक राहुल गांधी जी नाम पे नहीं जाते, हम छोड़ देते हैं। राहुल गांधी जी उस धरने में जेएनयू में शामिल हुए जो नारा लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के विरुद्ध था, उसमें केवल एक कन्हैया कुमार का नहीं था, नारा लगा था। मुझे हैरत हुई, कम्युनिस्ट पार्टियां गई तो गई, मानवाधिकार में सोचा कांग्रेस पार्टी कैसे जा सकती है, और कांग्रेस पार्टी उन धरनों में शामिल रही। सर जेएनयू के अफजल गुरु के सुनिए, वित्त मंत्री हो सकते हैं, विदेश मंत्री जेएनयू से पड़े हुए हो सकते हैं सर, भाजपा के लिए तो थोड़ा नहीं है। राहुल गांधी मतलब राहुल गांधी जेएनयू में चले गए तो जेएनयू में किस लिए चले? 500 बार जाए ना, उस समय जेएनयू इतना बुरा संगठन है, वो लड़ाई तो आप हटाइए वित्त मंत्री और विदेश मंत्री को। नहीं वो हटाओ, ये दोनों जेएनयू में पड़े हैं। मैंने नहीं कहा खराब संस्था, मैंने आपने कह दिया राहुल गांधी वहां गए, उस धरने में गए। नहीं उस जेएनयू में गए वो नहीं जेएनयू नहीं, आपने पंक्ति फिर बोल रहा हूं, जेएनयू के उस धरने में गए जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे को लेके पुलिस जांच सर, जिस विवादित नारे की बात आप कर रहे हैं वो कन्हैया ने नहीं लगाया। सुनिए ये प्रमाणित नहीं हुआ है। मेरा फिर बात ऐसी गलतियां पहले भी हुई है और कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि एसडीपीआई या ऐसी पार्टियां अपना हितैषी कांग्रेस को क्यों मानती है, कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करके क्यों नहीं रखती है कि हिम्मत करे। मैं ये कह रहा हूं, मेरा बिल्कुल दूसरी ओर है। कांग्रेस अगर बाटला हाउस एनकाउंटर का विरोध में सामने नहीं आती, धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होती, अफजल गुरु के फांसी कोई नहीं हुआ जो अफजल गुरु, कांग्रेस के समय पे अफजल गुरु को फांसी मिली। लेकिन ये भी जान लीजिए, क्या बात कर रहे हैं, जंतर मंतर पर जब बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ, गृह मंत्री कौन था? बाटला हाउस एनकाउंटर कांग्रेस के समय में हुआ। एनकाउंटर के लिए एक नेता ने कहीं से कोई विवादित बात हो गई, बदलने का प्रयास ये देश ने देखा, देश ने देखा की जरूरत थोड़ी है, गलत रोया था बाटला हाउस में आतंकवादियों के मरने पर कौन रोया था ये मुझे याद, लेकिन मैं कोई नहीं रोया। लेकिन मैं फिर एक मिनट रुकिए, सुनिए, मैं इस डिबेट को एक तार्किक मुद्दे पर ले आता हूं। ये जो एसडीपीआई का जो पूरा कार्ड आया है, क्या ये मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश है? दुष्यंत जी देखिए, गंभीरता से बात कर रहा हूं मैं, और मैं क्यों कह रहा हूं एसडीपीआई का। आप एसडीपीआई को कहेंगे कि उसने तो समर्थन देने का ऐलान किया, कांग्रेस ने तो अभी कहा ही नहीं कि उसका समर्थन लेगी नहीं लेगी, हो सकता है इसमें, और लेकिन मुझे लगता है कि अब तक कांग्रेस का रिएक्शन आ जाना चाहिए था जो अब तक नहीं आया। लेकिन मैं उससे भी गंभीर बात कर रहा हूं। गिल्टी बना रहा है। हाँ सॉरी,
उनका रिजेक्ट ना करना ही उनको गिल्टी बना ठीक है, वो ठीक मना नहीं कर ठीक पाए। है, सर, आप ठीक- क्या बात नहीं, कर रहे नहीं, हैं मेरी बात सिद्धार्थ सुनिए, जी? एक मिनट कांग्रेस की पूरी पीसीसी की प्रदेश कार्यकारिणी की यूनिट शहीद हो गई छत्तीसगढ़ में। आप उन लोगों के लिए ऐसी बात करेंगे? दुष्यंत जी सुनिए, दुष्यंत जी सुनिए, मैं शहीदों की आपको सैकड़ों 100 शहीद गिनवा दूंगा मैं कांग्रेस को अभी जो है एक मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि अभी जो है कल तक उम्मीद कर लेते हैं, और कल तक अगर कांग्रेस का रिस्पॉन्ड नहीं आया तो मैं इस पर जरूर डिबेट करूंगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, सवाल ये नहीं है कि एसडीपीआई ने किया घोषणा, क्या एसडीपीआई से घोषणा करवाई गई? क्योंकि मत भूलिए कि केरल में और कर्नाटक में आपका कांग्रेस का गठबंधन जो है वो मुस्लिम लीग से भी है, और मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता कुछ 6 महीने पहले सड़कों पर ये नारे लगाते हुए निकले थे। मैं नारे आज दोहराना नहीं चाहता कि किसको मार करके मंदिरों पर टांग देंगे, क्या क्या उनके नारे लगे थे। और राहुल गांधी ने उसी जो है मुस्लिम लीग को यह कहा था कि यह मुस्लिम लीग तो सेकुलर पार्टी है, सेकुलर है। तो इसलिए क्या यह मुस्लिम वोटों के लिए हो रहा है, मैं नहीं जानता, मैं अभी कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन यह एसडीपीआई की एंट्री अपने आप में खतरनाक है, खासकर ऐसे समय में जबकि कर्नाटक में बम ब्लास्ट हो चुका है। लेकिन हाँ, बोलिए। हमारे गृह मंत्री जी क्या है, नैरेटिव सेट करने के लिए इस तरीके के सिगूफे छोड़ते रहते हैं। ये मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस को सिर्फ ये एक तरीके से विवादित करने की, नया विवाद उपजाने के लिए ये एक सोचा समझा दिया गया बयान है। कांग्रेस पार्टी किसी विवादित, किसी प्रतिबंधित संगठन का समर्थन न लिया है और न लेता। एक घंटे हो गए हैं, आप ये अनुमान, एसडीपीआई ने इतना साहस कैसे किया कि वो कह रहे कि हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? सर, एसडीपीआई के नेताओं ने बाकायदा वातावरण का होता है। एसडीपीआई बीजेपी के पक्ष में जाके नहीं खड़ी हो सकती है। देश के माओवादी नहीं कह सकते हैं कि हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। ये देखने की आवश्यकता होती है कांग्रेस अपना स्ट्रक्चर, अपना विचार व्यवहार ऐसा रखे कि इस प्रकार की पार्टियां कभी उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे विवादित लोगों को टिकट दिया है, वो आप उठाइए, जिनके ऊपर गंभीर आरोप थे। मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, लेकिन हम उस डिबेट में नहीं जाना चाहते। हम जो विषय से संबंधित आज के रहना चाहते हैं, ठीक है, परिवारवाद पे चर्चा होनी चाहिए। परिवारवाद से भारत को सशक्त बनने में लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। सिद्धार्थ जी 1 मिनट आ रहा हूं, रुकिए सिद्धार्थ जी 1 मिनट आ रहा हूं, और मैं सिद्धार्थ जी रुक जाइए, मैं आ रहा हूं, आप म्यूट पर हैं सिद्धार्थ जी, मैं आ रहा हूं, रुकिए 1 मिनट, इस ब्रेक के बाद लौट रहा हूं, मैं इस ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। किसका इन्वेस्ट कर। ओके, चलिए एक बार फिर लौटते हैं दो टूक में। आज हम हालांकि परिवारवाद पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ गई, एसडीपीआई की कर्नाटक में एंट्री हो गई कि उसने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, तो हम उस विषय पर भी चले गए थे। लेकिन सिद्धार्थ जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद दुष्यंत जी परिवारवाद पर एक बार फिर आना चाहते हैं। जी सिद्धार्थ जी। अशोक जी, मैं तो बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, वैसे तो समय बता देगा, पर कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है, अगर ये कल तक भी मना कर दें तो हैरानी होगी देश को। ये तो मुस्लिम लीग को भी देश की हितैषी संगठन बता देते हैं, गठबंधन में भी है। केरल में अनेक लोगों का इन्होंने समर्थन किया जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। देश भर में कांग्रेस पार्टी का यही चरित्र है।
क्योंकि हो सकता है इनके वोट बैंक का कोई कारण हो सकता है कि इनको लगता है कि चुनाव ऐसे ही जीता जा सके। ठीक है, तोड़ने वाली मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई। मैं इस पर फिर कह रहा हूं कि दुष्यंत जी आपकी जानकारी दुरुस्त सर, वो पाकिस्तान चली गई जिसकी बात कर रहे हैं, ये यूनाइटेड मुस्लिम लीग है, ये दूसरा दल है। अरे ये बनात वाला की है, जो भारत के, जिन्होंने भारत की आजादी में योगदान दिया और जो एक भारत का विभाजन का विरोध करते थे, ये वो लोग हैं जो भारत में रहे। दुष्यंत जी, इस मुस्लिम लीग के कौन नेता रहे हैं मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता, अभी समय भी नहीं है। ये मुस्लिम लीग के नेता भी वही लोग हैं जो भारत का बंटवारा चाहते थे। उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। लेकिन आप परिवारवाद पे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं आज, लेकिन कल जरूर इस पर बहस करूंगा। अगर कल तक कांग्रेस का कोई खंडन नहीं आया, कल तक कांग्रेस ने एसडीपीआई से लेकर अपने संबंधों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो मुझे लगता है कर्नाटक और देश की राजनीति के लिए घातक होगा। तब मैं जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन अशोक जी, परिवारवाद को रोकने के लिए जो सत्ता में दल है उसको पहल करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को तो आगे बढ़ा ही रही है, अपने नेताओं के पुत्रों को भी, जो निकम्मे कांग्रेस में थे, निकम्मे नेताओं के निकम्मे पुत्र, उनके लिए भी रेड कारपेट दे दिया है। मैं कई कांग्रेस के ऐसे लीडर्स के परिवारों को गिना सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए और उनको शहर स्वीकार कर लिया गया, उनके लिए सीटें मिल गई। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सोचना है और आदरणीय नड्डा जी को सोचना है कि इससे कैसे नियम बनाए कांग्रेस की तरह, एक परिवार से एक से अधिक व्यक्ति को संसदीय राजनीति में प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर किसी को काम करना है संगठन की सेवा करे, पार्टी से सीखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सीखना पड़ेगा और ये देश को सीखना चाहिए और आगे बढ़ के नियम बनाना चाहिए और सभी क्षेत्रीय दलों को करना चाहिए। कई दलों का मैं समर्थक हूं, लेकिन मैं उनकी वंशवादी राजनीति का समर्थक नहीं हूं और हमेशा मैं सवाल उठाता हूं। विजय कौशिक, नए लोगों को, कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोगों को मौका मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। ये सभी दल सुनिश्चित करें, मुझे लगता है। अच्छा, विजय कौशिक 30 सेकंड में, फिर उसके बाद अवधेश जी रिस्पॉन्ड करेंगे। अशोक भाई, खुद अमित शाह का बयान है कि उल्फा के साथ जो उन्होंने समझौता किया है, शांति समझौता विद्रोही गुटों के साथ, उसके बाद में सर विद्रोही गुट और आतंकवादी गुटों में अंतर होता है। मैं इस बहस को ना विद्रोही गुट और विद्रोही और आतंकवादी में अंतर होता है सर, विद्रोही और आतंकवादी में अंतर होता है सर। प्लीज थोड़ा गंभीरता से अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ऐसा है कि एक बड़ा इस 2024 के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है, देश को इस पर विचार करने की जरूरत है कि देश में जो आज भ्रष्टाचार है, देश में जो अविकास थी, अल्प विकास था, यहां तक कि देश में जो टेररिज्म का मामला आया है, देश में जो क्षेत्रवाद उभरा है, अपने बच्चों के लिए क्षेत्रवाद पैदा किए गए, क्षेत्रीय पार्टियां बनाई गई, जिनसे देश को कितनी समस्याएं पैदा हुई है। तो इसलिए ये वंशवाद और परिवारवाद बड़ी लड़ाई है। लेकिन दुष्यंत जी ने एक बात कही, दुष्यंत जी कह रहे हैं कांग्रेस नेताओं के बच्चे बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी उनके लिए पलक पावड़े बिछा देती है। रेड कारपेट है। देखिए, इनका अधिकार है, इसको उठाएं और बीजेपी इस पर विचार करें। हमारे लिए तो देश महत्वपूर्ण है कि देश को इससे कितनी क्षति। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में उन जो लोग आए हैं उनके लिए नीतियां नहीं बदल सकती हैं, उनके लिए पार्टी की सोच नहीं बदल सकती है। अगर बदलेगी तो देश का दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। इसलिए इस बार जो है ये पूरा देश इस लड़ाई को लड़े। 60-70 के दशक में इंदिरा जी जब आई थी तो लोहिया जी ने एक संघर्ष शुरू किया था वंशवाद के विरुद्ध, और जिन पार्टियों ने इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी विचारधारा ने, वो आज वंशवाद में मतलब आपको लगता है कि इन चुनाव में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। भारत के लोकतंत्र के विकास की, भारत की संभावनाओं को, और इस देश में ईमानदार, योग्य, सक्षम लोग आके देश की सेवा करके इसकी रास्ता बाधित करने का एकमात्र कोई कारण है तो परिवारवाद है। राजनीति में शीर्ष पर 5 सेकंड देना नहीं मेरे पास सर, सिर्फ 5 सेकंड सर। अगर मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद में ओबीसी के पक्ष में जो माहौल बना था उसको धार को परिवारवाद ने कुंद किया, खत्म कर दिया, कुंद कर दिया। वरना प्रगति बहुत तेजी से आगे बढ़ गई, पारिवारिक न्याय में बदल गया। ओके चलिए, ये मुद्दा जो है सब मुझे लगता है ज्यादातर पैनलिस्ट ने माना। अच्छी बात है कि परिवारवाद एक गंभीर मसला है और चुनाव में इस पर बात होती है, चर्चा होती है, तो कोई ये अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को सावधान रहना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचे कि उसकी बपौती है देश पे शासन करना, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचे कि पार्टी हमने बनाई तो मेरे बच्चे ही उस पर राज करेंगे, तो ये गलत है। डेमोक्रेसी में नहीं ऐसा हो सकता, ना ऐसा चलना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अगर लोग इस बात को समझे और कम से कम जब वोट देने जाएं तो उनके मन में यह विचार भी हो
कि मुझे परिवारवाद के खिलाफ भी वोट करना है, क्योंकि परिवारवाद प्रतिभा को मारता है। ये बात अगर वोटर के मन में बैठ जाएगी और अगर वोटर ने इस पर कोई डिसीजन दे दिया तो मुझे लगता है परिवारवादी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं वो ठिठकेंगी, रुकेंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का 2 टूक में शिरकत करने के लिए। आपसे कल मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।